हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे आपको ये बताते बहुत खुशी हो रही है कि विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हमारा जो चैनल है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। विद इन 5 days वी हैव मोर देन 750 सब्सक्राइबर्स, जो कि मुझे शेयर करते हुए भी बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और एक बात और, मुझे इस बात की भी खुशी है कि जो क्वेश्चंस मैं आपसे वीडियोस में पूछ रहा हूँ, यू आर एक्चुअली रिस्पॉन्डिंग, आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दे रहे हैं। दैट मीन्स यू आर एक्चुअली वॉचिंग द वीडियोस, यू आर एक्चुअली इंजॉइंग द वीडियोस। तो लेक्चर 3 तक हमने अपलोड कर दिया था। सो हेयर इज लेक्चर 4। लेक्चर 4 में भी हम कुछ गैस लॉस की बात करेंगे एंड वी आर गोइंग टू डू वेरियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको वो सीखते हुए बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं फिर से एक बार हम गैस की दुनिया में। तो अगला जो हमारा टॉपिक है उसको हम सीधा के सीधा स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवोगैड्रोस लॉ। ठीक, एवोगैड्रो लॉ के बारे में हम बात करते हैं। आई होप आपने पिछले लेक्चर को अच्छे से देखा होगा, सारी चीजों को ढंग से रिवाइज कर लिया होगा। ठीक है, तो एवोगैड्रो लॉ भी एक तरह का पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन ही है। अब जो दो पैरामीटर जिनकी हम बात करेंगे वो है वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। यानी कि इन दो पैरामीटर्स के लिए हमें इक्वेशन बनानी है, यानी कि हमारा जो कांस्टेंट रहने वाला है दैट इज प्रेशर एंड टेम्परेचर जो होगा वो हमारा रहेगा कांस्टेंट। इनको हम रखेंगे कांस्टेंट। चलिए लॉ हमें क्या कहता है सुनते हैं। बोलता है इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। चलिए इसका एक बार हम हिंदी अनुवाद करते हैं और फिर इसको एक बार समझ भी लेते हैं। कहता है कि अगर हमने मान लीजिए इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस को ले रखा है और ऐसे ले रखा है कि हमने प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशंस भी सेम रखी हैं। मतलब यहाँ पे देखो एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं कि हमारे पास 3 कंटेनर है ए बी सी। ये जो मैंने डब्बे से बना रखे हैं 3 कंटेनर ए बी सी, सभी के अंदर ये गैसेस है हमारे पास। ठीक है, सबके अंदर ये गैसेस गैसेस गैसेस। अब तीनों कंटेनर का जो वॉल्यूम है दैट इज सेम। वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम सेम है, मैंने बता दिया। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम है सबका। और साथ ही साथ मैंने बोला कि टेम्परेचर और प्रेशर की भी, यहां पर भी टेम्परेचर मान लीजिए ए के केस में टेम्परेचर टी है और प्रेशर पी है, बी में भी टेम्परेचर टी प्रेशर पी, सी में भी टेम्परेचर टी प्रेशर पी। यानी कि अगर ऐसा है यानी कि वी टी पी तीनों ही कांस्टेंट हो गए, इस केस में बोलता है तो नंबर ऑफ मोल्स इन ए बीकर, नंबर ऑफ मोल्स इन बी बीकर एंड नंबर ऑफ मोल्स इन सी बीकर, ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इसको बराबर आपस में होना ही पड़ेगा। आइए देखते हैं ये कैसे आया, कहां से आया। ठीक है, अब पहली बात तो एक बात का याद रखोगे कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को हमें कांस्टेंट रखना है, तभी ये कंडीशन फुलफिल हो पाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आइडियल गैस इक्वेशन हमें क्या कहती है। आइडियल गैस इक्वेशन का एक बार इस्तेमाल करते हैं। बोलता है कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। बोलता है अब अगर मैं यहाँ पे एन को अलग कर लूं, एन को जैसे मैंने अलग किया तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई, एन इज इक्वल टू पीवी अपॉन आरटी। अब पीवी अपॉन आरटी एन जो है वो पी वी और आर और टी पे डिपेंड करता है। पी से डायरेक्टली, वी से डायरेक्टली और टी से इनवर्सली। अब पी भी कांस्टेंट, वी भी कांस्टेंट और टी भी सेम सबका, तीनों ही केसेस में, तो तुम्हारा एन भी क्या हो जाएगा, एन भी तो सेम ही हो जाएगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं व्हेन द प्रेशर एंड टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। अगर हमने प्रेशर को और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, इसी के बेसिस पे हम कर सकते हैं, यानी कि पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अब हमने यहाँ पे प्रेशर को और टेम्परेचर को, और आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसको तो हम कांस्टेंट ही रखेंगे, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। यहाँ पर आ जाएगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, या फिर हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू Kn। K हो जाएगा आपका कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जैसा कि हमने पिछले केसेस में किया था। K हमारा यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। K इज नथिंग बट अ कांस्टेंट, जिसको मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी बोल सकता हूं। एक बात का ध्यान रखोगे कि यहां पर ये जो लॉ है ये गैस की आइडेंटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। गैस चाहे कोई भी हो, चाहे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड ली हो, चाहे नियॉन ली हो, चाहे ऑक्सीजन ली हो, मैंने व्हाटएवर कुछ भी लिया हो, अगर कंडीशन सेम है तो एन भी सेम ही आएंगे। दिस लॉ डज नॉट डिपेंड ऑन द आइडेंटिटी ऑफ गैस। गैस की आइडेंटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं ग्राफ की। अब तक देखो ग्राफ तुम्हें, अब मैं कुछ भी बोल दूं तुम्हें ग्राफ अपने आप बनाना चाहिए। अब यहाँ पे v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है, तो n भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v हो जाएगा। तो अगर इसके बीच में मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, नंबर ऑफ मोल्स वर्सेस वॉल्यूम, लीनियर लीनियर रिलेशनशिप हो जाएगा। और लीनियर रिलेशनशिप के लिए आपका जो ग्राफ आता है वो एक स्ट्रेट लाइन आती है। इस तरीके से आपका यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कर्व ऑब्टेन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है एवोगैड्रो लॉ, कुछ एक कोई बड़ी बात नहीं है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कंडीशंस क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने ये एक स्पेशल स्लाइड रखी है इन कंडीशंस की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसकी आज मैं ढंग से बात करूंगा और इस चीज को मैं अच्छे से क्लियर करते हुए चलूंगा। कंडीशंस है हमारे पास, एक तो एसटीपी, एक एनटीपी और एक एसएटीपी। ये तीनों के तीनों कंडीशंस आपने कहीं ना कहीं देखी होती हैं, और ये क्या मतलब है इन तीनों कंडीशंस का, आज हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, एक एक करके तीनों कंडीशंस को हम यहाँ पे करते हैं। देखना, एक बात ध्यान रखना, एसटीपी वो होता है, एसटीपी की फुल फॉर्म हमारे पास होती है स्टैंडर्ड, एसटीपी की फुल फॉर्म बता रहा हूं मैं पहले, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर स्टैंडर्ड एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी कि हमारा जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो स्टैंडर्ड है। जब स्टैंडर्ड की बात हो तो आप टेम्परेचर हमेशा कितना लेंगे, आप टेम्परेचर को लेंगे 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस का साफ साफ मतलब है 273.15 केल्विन। ध्यान रखना, स्टैंडर्ड का मतलब 298 नहीं है, स्टैंडर्ड का मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 273 0.15 केल्विन। और अगर प्रेशर की बात की जाए तो प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर। ओके, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं 101.325 किलो पास्कल। वो यूनिट कन्वर्जन है, वो यूनिट कन्वर्जन की बात हम पहले कर चुके हैं। ओके, अब अगर मान लीजिए, देखो वैसे तो ये चीज हमें मोल कॉन्सेप्ट में पढ़नी है, पर क्योंकि अभी मोल कॉन्सेप्ट नहीं हुआ है, इसीलिए अभी के लिए इस बात को ध्यान रखोगे, और ऐसी कोई बात नहीं है जो आप नहीं समझ सकते। 1 मोल ऑफ एनी गैस occupies 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट एसटीपी। यानी कि अगर एसटीपी पे मैं बोलूं तो एसटीपी पे जो मेरी मोलर वॉल्यूम हो जाएगी, मोलर वॉल्यूम बोले तो 1 मोल का जो वॉल्यूम हो जाएगा दैट इज 22.4 लीटर मोल इनवर्स। यानी कि एक मोल के लिए जो गैस का वॉल्यूम हो जाएगा वो इतना। गैस चाहे कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना, गैस से फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अगली कंडीशन है हमारी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एसएटीपी। एसएटीपी का मतलब होता है, यहां पे देखो ए एक्स्ट्रा, ए का मतलब होता है एम्बिएंट, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर। यानी कि एम्बिएंट, देखो एम्बिएंट का मतलब आ गया यहाँ पे, एम्बिएंट का मतलब जो सी हमारी मॉडरेट, जो कि उसके सूटेबल हो, तो इसी एसएटीपी को ही हम दूसरा नाम बोलते हैं एनटीपी। एनटीपी मतलब नॉर्मल, एम्बिएंट का मतलब भी नॉर्मल ही होता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, तो यानी कि एनटीपी लिखा हो या एसएटीपी लिखा हो एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। अक्सर लोग इसमें गलती करते हैं, कंफ्यूज होते हैं। आपकी बार जो टेम्परेचर हो जाएगा वो 298 केल्विन हो जाएगा, टेम्परेचर का यहाँ पे फर्क है, टेम्परेचर इज 298 केल्विन। ओके, प्रेशर 1 बार हो जाएगा, और इस कंडीशन पे हमारा जो मोलर वॉल्यूम हो जाएगा, इस कंडीशन पे, किस कंडीशन की बात कर रहा हूं अब मैं बात कर रहा हूं एनटीपी की बात कर रहा हूं। एनटीपी पे जो मेरा मोलर वॉल्यूम हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 24.789 लीटर मोल इनवर्स, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप 24.8 ही लिख लो, 24.8 लीटर मोल इनवर्स। ओके, इस चीज का ध्यान रखोगे, गलती नहीं करोगे। एग्जाम में वो आपसे बोलेगा, ज्यादातर वो एसटीपी ही बोलता है, बट अगर उसने एनटीपी बोला है तो यू हैव टू बी केयरफुल। यहां पर वो आपकी नॉलेज चेक करेगा कि आप कितना अपडेटेड हो, ये अपडेट होना आपको बहुत जरूरी है। अक्सर लोग एनटीपी पे भी 22.4 यूज कर लेते हैं और एसटी पे भी 22.4 यूज कर लेते हैं, जो कि गलत है, ऐसे नहीं होता है। आपको देखना पड़ेगा कि क्या कंडीशन उसने बोल रखी है, कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आप अपना न्यूमेरिकल करते हुए आगे चलोगे। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस का आप ध्यान रखोगे, बीच में मुझे बताने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि इसमें इसके बेसिस पे अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, चलिए, तो बस अब सारे के सारे लॉज हमारे खत्म हुए। अब क्या करना है, सारे के सारे लॉज को उठा के करना है हमें कंबाइन। चलिए कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करने के बाद जो हमारी इक्वेशन डेवलप होके आती है उसी को हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। अब आइडियल गैस इक्वेशन का इसी के बेसिस पे अगर मेरे को डेफिनेशन बनाना हो तो आप डेफिनेशन तो समझ गए होंगे, ऐसी गैस जो सारे के सारे लॉज को फॉलो करे जो अब तक हमने पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े हैं अभी तक हमने, सबसे पहले हमने पढ़ा बॉयल्स पढ़ा, बॉयल्स के बाद कौन सा पढ़ा हमने, बॉयल्स के बाद हमने पढ़ा चार्ल्स लॉ पढ़ा, चार्ल्स लॉ के बाद हमने गेल-लुसैक्स लॉ पढ़ा, और गेल-लुसैक्स लॉ के बाद हमने कौन सा पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा एवोगैड्रोस लॉ। अब इन सारे के सारे लॉज को अगर मैं इकट्ठा कर दूं तो इकट्ठा करने पे जो ऐसी गैस जो इन सारे के सारे लॉज को मानती है उस तरीके की गैस को मैं क्या बोलूंगा, आइडियल गैस। ठीक है, चलिए अब इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। अ गैस दैट फॉलोज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ
एवोगैड्रोस लॉ, स्ट्रिक्टली यानी कि हर कंडीशन पे, हर पैरामीटर पे, स्ट्रिक्टली बोलने का मतलब है कितने प्रेशर कितने टेम्परेचर पे, इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। अब सारे के सारे लॉज को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो क्या बन जाएगा, पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनटी। अब पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनटी, ठीक है। अब यहां पे हमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट चाहिए, तो आर जो हो जाएगा, आर हमारा कहलाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और साथ ही क्या है, ये हमारा है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए हमें कांस्टेंट लगाते हैं। यहां पर हमने जो कांस्टेंट लगाया है उसका नाम है आर। आर के देखो, आर अब यहां पे बहुत ही मजेदार चीज है, आर की अब हम चर्चा करेंगे, उसके बाद हम थोड़ी सी और बातें करेंगे, है ना। आर को हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आपने सुना होगा, ये देखो ये सारी बातें आपको पता है, मैं बस डिटेल में आपको बताऊंगा ताकि गलती ना करो, है ना। तो आर जो है, आर की वैल्यू होती है 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल, पर केल्विन पर मोल, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, या फिर 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ये तीनों इसकी वैल्यूज पॉसिबल हैं। तीनों में देखो फर्क क्या है, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, यानी कि जो मैं सर्कल वाला पार्ट कर रहा हूं ये कॉमन है, ये जो मैंने पीला पीला रंग का सर्कल बना दिया ये वाला पार्ट कॉमन है, चाहे मैं कोई सा भी उठा के देख लूं। अब यहां पर अगर हम देखें तो ये मेरे 3 अलग अलग यूनिट है, एक में जूल्स है, एक में लीटर एटमॉस्फेयर है, और एक में कैलोरी है। अब आपको ध्यान देना है कि कब आपको कौन सा आर का यूनिट लेना है और कौन सी मैग्नीट्यूड लेना है आर का। अब देखो इसमें हम बात करते हैं हमारी जो ये गैशियस स्टेट है, क्योंकि अभी हम गैशियस स्टेट की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम वहीं पे देख ले कि हमें आर की कौन सी वाली वैल्यू उठानी पड़ेगी। अब देखो गैसियस स्टेट में देखो ये मेरी प्रेशर टर्म है ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है प्रेशर टर्म, प्रेशर का यूनिट क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर। प्रेशर इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट क्या हो जाएगा, लीटर, ठीक। अब ये वाला जो LHS है, लेफ्ट हैंड साइड का यूनिट, मुझे RHS राइट हैंड साइड के यूनिट के बराबर करना पड़ेगा। अब राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, एक तो है N, एन का यूनिट हो जाएगा मोल, एक है टी, टी का यूनिट हो जाएगा केल्विन। अब देखो मोल और केल्विन तो इनमें से चाहे मैं कोई भी उठा लूं आर का, दोनों केसेस में कट जाएगा, बच जाएगा लीटर एटमॉस्फेयर। तो लीटर एटमॉस्फेयर को बैलेंस करने के लिए हमें जो वैल्यू उठानी पड़ेगी वो ये वाली वैल्यू उठानी पड़ेगी, दैट इज 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर विच आई एम सपोज टू कंसीडर, ताकि मैं अपना न्यूमेरिकल यहां पर कर पाऊं। गैसियस स्टेट में आप इसी आर की वैल्यू को उठा के करोगे, और देखो थर्मोडायनेमिक्स में आर की हम दूसरी वैल्यू लेते हैं वहां पे, क्योंकि हम वर्क और एनर्जी की बात करते हैं। बट अभी हम थर्मोडायनेमिक्स बाद में करेंगे, अभी वी आर टॉकिंग अबाउट गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में लीटर एटमॉस्फेयर वाला वैल्यू आप लेके चलेंगे आर का, विच इज इक्वल टू 0.0821, उसका आप खास ध्यान रखेंगे। बीच में किसी भी टॉपिक के बाद हम एक स्पेशल लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम आर का यूसेज देखेंगे कि आर का क्या यूसेज है इन द यूनिट कन्वर्जन। आपको कोई भी यूनिट कन्वर्जन आ जाएगा अगर आप आर का यूसेज वहां पे सीख लेंगे, तो बीच में मैं उसको ऐसे नहीं घुसाऊंगा, तो उसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बना देंगे, स्पेशल वीडियो में आप उसको देख लेना। ओके, पहले मुझे गैसियस स्टेट कंप्लीट करवाना है आपका। लेकिन मैं यहां पर आर का सिग्निफिकेंस जरूर बताऊंगा, आर का सिग्निफिकेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पे बेसिस पे बहुत सारी बातें होती है। आराम आराम से चलेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है सिग्निफिकेंस करते हुए। देखो फिजिकल केमिस्ट्री जब तक आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, इतनी बात मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस क्लियर नहीं है ना टॉपिक का, तो मजा नहीं आएगा। रटना उसका फॉर्मूला रट के न्यूमेरिकल कर देना, कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे। बट इंटरव्यूज भी देने हैं आपने, ठीक है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर एडमिशन जो है, देखो जैम दे रहे हो तो वहां पर सीधा डायरेक्ट रैंक आई IIT में एडमिशन मिलेगा। मान लीजिए रैंक थोड़ी इधर उधर हो गई तो आपको आइसर्स के लिए इंटरव्यू देना पड़ेगा, और वहां के लिए आपकी सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस एकदम क्लियर होनी चाहिए छोटी छोटी बात का। अब मान लीजिए आपसे एक छोटी सी बात पूछ ली, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आप बचपन से सुन रहे हो, मतलब क्लास 9th से शायद सुन रहे हो, किसी ने पूछ लिया आपसे कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ आर। भाई आर, ये जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आप बोलते हो, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, जरूरत क्या है इसकी, कहां से आई ये बात। तो आज मैं इस बात को आपको सिखाऊंगा, हम गैसियस स्टेट का इस्तेमाल करते हुए आपको मैं इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस सिखाता हूं। देखो जरा, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे अभी देखो गैसियस की हमारे पास जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो क्या है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, ठीक। अब मैंने मान के चलिए कि n इज इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 ले लिया तो पीवी इज इक्वल टू आरटी, सिंपल सी बात है। अब यहां से मैंने रीअरेंज किया तो आर मेरा क्या आ जाएगा, पीवी अपॉन टी, आर की वैल्यू आ गई पीवी अपॉन टी। चलो अब पीवी अपॉन टी को जरा हम खोल के लिखते हैं कि पीवी अपॉन टी में क्या क्या चीजें हमारे पास, ठीक है। अब इसको जरा ध्यान से देखना है ना। अब पीवी अपॉन टी है मेरे पास, अगर मैं पी पूछूं तो प्रेशर बेसिकली क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया,
तो मैंने लिख लिया ये फोर्स अपॉन एरिया, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड पे जिसकी मैं ब्रैकेट में डाल दिया मैंने, इनटू मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम की बात किया जाए तो वॉल्यूम क्या चीज होती है हमारे पास, वॉल्यूम इज नथिंग बट एरिया इनटू लेंथ, ये मैंने लिख लिया एरिया इनटू लेंथ, ये वाली जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है ये एरिया इनटू लेंथ, और नीचे हमारे पास क्या है टेम्परेचर, टेम्परेचर एज इट इज। अब जरा इसमें ध्यान से देखो, एरिया से एरिया काट दूं मैं, एरिया से एरिया मेरा कट गया क्योंकि कॉमन है, एरिया से एरिया जैसे यहां पर कटा, अब ध्यान से देखना, अब ये बचा मेरे पास न्यूमरेटर में क्या बच गया, फोर्स इनटू लेंथ, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वर्क डन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। यानी कि क्या मतलब हुआ इस बात का कि आर इज द वर्क डन पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। यानी अब देखो यूनिट से ही देखो, यूनिट से ही देखो ध्यान से, आर की जो वैल्यू थी हमारे पास वो क्या थी 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल। इसका क्या मतलब है कि इतना जूल काम करना पड़ेगा, 8.314 जूल काम करना पड़ेगा एक केल्विन चेंज करने के लिए पर केल्विन और एक मोल के लिए। सो फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर आपसे कोई आर का पूछा जाए कि बेसिकली आर इज ओनली द वर्क डन पर यूनिट टेम्परेचर, यानी कि 1 डिग्री टेम्परेचर का चेंज लाने के लिए जो काम करने की जरूरत है उसको हम बोलते हैं आर, दैट इज द वर्क डन, दैट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस। ये बात वैसे फिजिक्स की है, इसको हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, बट मेरे हिसाब से फिजिकल केमिस्ट्री में कोई फिजिक्स केमिस्ट्री अलग अलग नहीं है, दिस इज साइंस, दिस इज फंडामेंटल साइंस, इतनी बात पता होनी चाहिए अगर आप कोई भी साइंस पढ़ रहे हो तो, ठीक है ना। तो दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। आई होप आपको यहाँ पे आर का भी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्लियर हुआ होगा, हालांकि मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिया, बट ऑब्वियसली हमें टॉपिक भी कवर करना है तो मैं एक ही बात को बहुत देर तक नहीं बैठा रह सकता। आप डाउट्स में आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछेंगे कोई भी डाउट बचा होगा तो, ठीक है, या फिर वीडियो को रिपीट करके देखना, आपको समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके चलो अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन दे रखा है स्लाइड पे, उसको हम स्टार्ट करते हैं। बोलता है एस्टिमेट द नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ कंटेनर ऑफ 1 मिलीमीटर क्यूब एंड द प्रेशर इज 10 to the power -6 mm of Hg। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करोगे। देखो यहाँ पर इसने बोला है कि गैस के हमें मॉलिक्यूल्स बताने हैं कि मॉलिक्यूल्स कितने हैं। ध्यान रखना मोल्स नहीं पूछे, मॉलिक्यूल्स पूछे हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, अक्सर इसमें गलती करते हैं आप लोग, मोल्स निकाल के आ जाएंगे। मॉलिक्यूल्स जो पूछा है उसी के बारे में बात करनी है हमें, मॉलिक्यूल्स। ओके, तो इक्वेशन है हमारे पास क्या, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब देखो इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है प्रेशर, दे रखा है प्रेशर इज इक्वल टू 10 to the power -6 mm ऑफ Hg। ओके, ये हमें प्रेशर वैल्यू दे रखी है। इसमें इस क्वेश्चन में यूनिट कन्वर्जन का हमें खूब ध्यान रखना है, यूनिट कन्वर्जन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, साथ ही साथ इन्होंने मुझे वॉल्यूम की वैल्यू दे रखी है, वॉल्यूम इज गिवन टू बी 1 मिलीमीटर क्यूब, केवल इतना सा वॉल्यूम है। ओके, और हाँ टेम्परेचर नहीं दे रखा, जब भी आपको टेम्परेचर ना दे रखा हो तो आप एकदम इसको नॉर्मल मानेंगे 298 केल्विन। टेम्परेचर ना मेंशन हो तो 298 केल्विन मान के ही अपना क्वेश्चन करोगे हमेशा, ठीक है। तो ये तीनों ये तीनों कंडीशंस आपको दे रखी हैं। आपको इसने पूछा है मॉलिक्यूल्स, तो पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, ये नंबर ऑफ मोल्स जो मैंने सर्कल किया है, ये है हमारे नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स निकालने के बाद आप इसमें निकालेंगे मॉलिक्यूल्स, मोल्स से आप जाएंगे मॉलिक्यूल्स पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें मोल्स निकालने आने चाहिए, ठीक है। तो आप मोल्स का नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू पीवी अपॉन आरटी। चलिए वैल्यूज को अब हम पुट करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। प्रेशर वैल्यू कितना दे रखा है इसने मेरे को, प्रेशर इज 10 to the power -6 mm Hg। एक बात का ध्यान रखना, आप जो R यहाँ पे पुट करोगे, R आपको पुट करना है लीटर एटमॉस्फेयर में। लीटर एटमॉस्फेयर में आपकी R की वैल्यू आपको पता है, दैट इज इक्वल टू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ये आपको वैल्यू दे रखी है आर की, ये आपको वैल्यू यूज करनी है आर की। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम वाली टर्म है इसको ऐसे नहीं लोगे, इसको पहले आप एटमॉस्फेयर में चेंज करोगे, कन्वर्ट दिस टू एटमॉस्फेयर। यहाँ मैं साइड में सारी की सारी यूनिट कन्वर्जन आपको करके दिखा रहा हूँ, यूनिट कन्वर्जन को ध्यान से देख लो। ओके, तो हमें जो वॉल्यूम दे रखी है दैट इज 1 मिलीमीटर क्यूब। चलिए पहले मैं प्रेशर वाली टर्म को करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं प्रेशर की बात करता हूँ। ओके, अब प्रेशर हम जानते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। अब हमें यहाँ पर 10 to the power -6 mm Hg को लेना है, तो यानी कि 760 mm Hg इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, बस मैंने उल्टा करके लिख लिया। तो 1 mm Hg यानी कि 1 mm Hg अगर होगा तो वो कितना हो जाएगा 1/760 एटमॉस्फेयर, और साथ ही साथ अगर 10 to the power -6 mm Hg होगा तो दैट विल बी इक्वल टू
10 टू द पावर -6 अपॉन 760 एटमॉस्फेयर। ये वैल्यू आ गई एटमॉस्फेयर में प्रेशर की। ये मैंने अब तक सिर्फ प्रेशर का यूनिट कन्वर्जन आपको करके दिखाया है, ध्यान रखना इस बात का। ये मैंने प्रेशर का यूनिट आपको कन्वर्ट करके दिखाया है। ओके, अब अगला आपको जो करना है वो मिलीमीटर क्यूब को आपको चेंज करना है लीटर्स में। तो देखो इसके लिए पहले आपको एक बात यहाँ पर ध्यान रख लो, बहुत ही आसान सी बात, हमेशा इस बात को आपको याद रखना है कि जो 1 ml होता है, 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये वाला फैक्टर याद करके रखो, इसी के बेसिस पे आप कोई भी कर सकते हो। देखो भी कैसे, मान लीजिए मैंने एक 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक ऐसा क्यूब ले लिया जिसकी जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर है। यहां पर ये सारी की सारी साइड्स मैंने 1 सेंटीमीटर ले लिया। अब इसकी जो वॉल्यूम हो जाएगी दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब विल बी द वॉल्यूम। ये जो 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा इसमें उतना ही, अगर मैं इसको वाटर से फिल कर दूं, इसमें कितना पानी आ जाएगा, 1 ml जितना वाटर इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये यूनिट कन्वर्जन का फैक्टर आप ध्यान रखोगे, इसी के बेसिस पे आप कुछ भी कन्वर्ट कर लो। 1 मिनट में समझ में आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, चलो अब हम कन्वर्ट करते हैं इसको, देखते हैं कि हमें कैसे करना है। अब यहाँ पर जो इन्होंने मुझे वॉल्यूम का यूनिट दे रखा है, देखो मैं इस क्वेश्चन में आपको यूनिट कन्वर्जन करके दिखा रहा हूँ, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन में जो इसने हमें वॉल्यूम दे रखा है दैट इज इन मिलीमीटर क्यूब। ओके, एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। पहले इतनी बात आप ध्यान में रखोगे। अब यहाँ पर क्या करो, दोनों तरफ क्यूब ले लो, दोनों तरफ इसको क्यूब में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब के साथ आपको कन्वर्जन आती है, इसको कन्वर्ट कर लो। तो क्यूब लेंगे तो दिस विल बिकम 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर, यहाँ पे आ जाएगा 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर क्यूब। 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर क्यूब आ गया यहाँ पे। ओके, ये हमारे पास वैल्यूज हो गई। अब यहां से अगर मैं कन्वर्ट करूं तो 1 मिलीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये आ गया हमारे पास, सॉरी ये 1 मिलीमीटर क्यूब है। अब यहां से अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं सो 10 टू द पावर -3 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 ml। ये हमने ml में कन्वर्ट कर लिया इसको, ये कन्वर्जन अब तक हमारी ml में कन्वर्ट हो गई है। अब लेकिन ml से मेरे को इसको किस में लेके जाना है, लीटर में लेके जाना है। सो 1 ml या फिर 1 लीटर की अगर मैं बात करूं तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ठीक, सो यहां से पता चल जाएगा आपको कि 10 टू द पावर -3 ml इज इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर -6 लीटर। तो हमारे पास जो वॉल्यूम हो जाएगी वो हो जाएगी 10 टू द पावर -6 लीटर। तो जो प्रेशर का आप वैल्यू यहां पर यूज करोगे, अब मैं एग्जैक्ट वैल्यूज यहां पर लिख दे रहा हूं। प्रेशर का जो आपको वैल्यू यूज करना है दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय 760, और जो वॉल्यूम का वैल्यू यूज करना है दैट इज 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय आर वैल्यू होगा 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर, आप साथ में लगाएंगे इनटू 298। ये वाला आपका पूरा एक्सप्रेशन बनेगा विच विल गिव यू द वैल्यू ऑफ मोल्स। लेट्स से मेरे पास यहां से मोल्स का वैल्यू आ गया x। अब इसने आपसे x नहीं पूछा है, इसने आपसे मॉलिक्यूल्स पूछे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में x का वैल्यू बताएंगे। इसने आपसे मॉलिक्यूल्स पूछा है, तो आप x को कन्वर्ट करोगे। मोल्स हमारे कितने आ गए, मोल्स हमारे आ गए x। तो आप मुझे मॉलिक्यूल्स बताने हैं, तो मॉलिक्यूल्स विल बी सिंपली इक्वल टू x into Avogadro's number, x into Na. This is the number of molecules, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जहां पर वो आपसे सारी के सारी यूनिट कन्वर्जन भी करवा के देख लेगा और आपसे एक न्यूमेरिकल भी करवा लेगा। एनईटी टाइप में 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके पास इस तरीके का, ध्यान से करना ऐसे क्वेश्चन को, यूनिट में गलती नहीं करेंगे आप, समझ गए। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है एकदम। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की एक बार हम बात कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में उसने हमें क्या बोला है कि द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ अ गैस सिलेंडर इज 750 ml। इनिशियल वॉल्यूम हमें दे दी। इफ द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द सिलेंडर चेंजेस फ्रॉम 840 mm, प्रेशर हमारा पहले 840 था, टू 360 mmHg, मतलब प्रेशर को हमने कम कर दिया। द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी, यानी कि बहुत देखो क्वेश्चन सिर्फ बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है तो आप ध्यान से कर लो। देखो सिचुएशन को कुछ इस तरीके से इमेजिन करो, एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर में ऊपर ही इस तरीके से हमने पिस्टन लगा रखी है। इसके अंदर पहले मेरे गैस मॉलिक्यूल्स थे। गैस मॉलिक्यूल्स का जो मेरा वॉल्यूम है यानी कि 750 ml पहले जो वॉल्यूम था, तो यानी कि 750 ml मेरा क्या हो गया, V1 का वैल्यू। सिमिलरली पहले जो प्रेशर था दैट इज 840 mm, Hg लगा दे रहा हूं मैं साथ में, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ P1। ये V1 और P1 की वैल्यू हो गई।
अब इसने कहा कि प्रेशर को हमने रिड्यूस कर दिया, प्रेशर को रिड्यूस कर दिया तो यानी कि मैंने पिस्टन को थोड़ा सा ऊपर उठा दिया, यानी कि P2 की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 360 mm। ओके, और उसने मेरे से पूछा है कि बताओ V2 कितना है, बताओ क्या है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। अपने आप मान के चलेंगे, जब कुछ नहीं दिया तो T को मान के चलोगे कांस्टेंट, T इज नॉट गोइंग टू चेंज। अगर T कांस्टेंट है तो PV भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। कौन सा लॉ है ये, बॉयल्स लॉ। तो ये हमारा बॉयल्स लॉ हो गया, पीवी भी कांस्टेंट यहां पर चलेगा, अप्लाई किया हमने बॉयल्स लॉ, तो यानी कि P1 V1 इज इक्वल टू व्हाट, P2 V2। यहां से V2 के लिए सॉल्व करेंगे, V2 विल बी इक्वल टू P1 इंटू V1 डिवाइडेड बाय P2। बस इसमें अंदर वैल्यूज पुट करेंगे और मुझे V2 का आंसर बताएंगे। अगेन क्वेश्चन फॉर यू पीपल, अपने नोट्स में खुद से करो ये चीज, मेरा वीडियो बाद में देखो, पहले खुद से भी सवाल करने की कोशिश करो। जैसे तुम क्वेश्चन देखो, वीडियो को पॉज करके खुद करने की कोशिश किया करो, वो एक अच्छा तरीका रहेगा। अब देखो मैं बीच बीच में रुक नहीं सकता क्योंकि हम ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, तो खुद से वीडियो पॉज करके करने की कोशिश किया करो। सो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आंसर यू विल टेल मी। ओके, ठीक है। सो ये थे हमारे क्वेश्चन, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी, बोलता है कि इफ हाइड्रोजन गैस इज केप्ट इन 300 केल्विन, केप्ट एट 300 केल्विन एंड इट्स वॉल्यूम इज V नॉट। 300 पे इसका वॉल्यूम जो था वो V नॉट था, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम एट 450 केल्विन। बताओ, अब है इस क्वेश्चन में कुछ भी, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत ही आसान क्वेश्चन। T1 आपको दे रखा है कितना, 300 केल्विन, ठीक है। उसका जो V1 दे रखा है दैट इज इक्वल्स टू V नॉट, है ना, ये आपको बता दिया कि V1 इतना है। उसके बाद T2 आपको कर दिया 450 केल्विन, V2 आपसे पूछा है। बताओ ये कोई क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन नहीं है इसमें, साफ साफ हमें दिख रहा है कि जब कुछ भी ना दिया हो तो P एंड N, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स को मान के क्या चलोगे, आर कांस्टेंट, इनको आप कांस्टेंट मान के चलोगे, तो बस उसी के हिसाब से आप अपना लॉ लगाओगे। दैट इज, कौन सा लॉ लगाएंगे हम, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारी सिंपल सी स्टेटमेंट बनती है, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। इसको, इसमें वैल्यूज को पुट करोगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। V1 का वैल्यू कितना, V0, T1 का वैल्यू कितना, 300, V2 आपको निकालना है और T2 आपको दे रखा है 450। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे, सो V2 विल बिकम, V2 कितना आ जाएगा, 450 V0 अपॉन 300। बस इसको सॉल्व करेंगे, सो V2 इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2 V0। तो ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम, यानी कि टेम्परेचर अगर आप 150 केल्विन बढ़ा दोगे तो आपका जो वॉल्यूम है वो 1.5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। हमने जो यहाँ पे लॉ का इस्तेमाल किया उसको हम बोलते हैं चार्ल्स लॉ, ठीक है। इस तरीके से रैंडम क्वेश्चन आने चाहिए आपको करने, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना इसमें हमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलता है कि SO2 at STP, SO2 at STP is enough contained in a flask was replaced by oxygen, यानी कि हमने SO2 को रिप्लेस कर दिया ऑक्सीजन से। यानी कि मान के चलेंगे कि हमारे पास एक फ्लास्क था, उसके अंदर हमारे पास SO2 थी और उसको मैंने बाद में रिप्लेस कर दिया किससे, ऑक्सीजन से, ठीक है। अंडर द आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, यानी कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम को हमने चेंज नहीं किया। कहने का मतलब है कि यहाँ पर भी V था, ये V है, ये जो T था यहाँ पे भी T है और P जो था वो P है। ओके, हमने और कुछ भी चेंज नहीं किया। अब अगर मान लीजिए ये तीनों चीजें हमारी सेम है, V, T और P सेम है, तो हम जानते हैं कि हमारा क्या सेम होने वाला है, नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स भी, मोल्स आर ऑल्सो सेम, यानी कि वो भी सेम होने वाले हैं, ठीक है। तो हम कुल मिला के लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। ये तो क्वेश्चन में पहली लाइन से हमने इतनी इंफॉर्मेशन निकाल ली। अगला लाइन पढ़ते हैं, देन द वेट ऑफ द O2 विल बी डैश ऑफ SO2, यानी कि अब जितना वेट है वो SO2 के वेट के मुकाबले कितना होगा, ठीक है। हम मान के चल लेते हैं कि दोनों मैंने 1 मोल ले रखा है, क्योंकि कंडीशन सेम है तो मान के चल लो कि 1 मोल है। सो 1 मोल ऑफ SO2, 1 mole of SO2 will be equal to 1 mole of O2 because the conditions are same। और हम जानते हैं कि अगर ये कंडीशन सेम है तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे। अब 1 मोल ऑफ SO2 का वेट कितना हो जाएगा, 64 ग्राम्स, और 1 मोल ऑफ O2 का वेट कितना हो जाएगा, 32 ग्राम्स। अब जरा ध्यान से देखो, इनके वेट में अगर मैं ध्यान से कंपैरिजन करूं तो जो SO2 का वेट है वो ऑक्सीजन के वेट के मुकाबले ट्वाइस हो गया, ठीक है। तो द वेट ऑफ ऑक्सीजन विल बी हाफ ऑफ SO2, यानी कि अगर SO2 64 ग्राम है तो ऑक्सीजन जो आपका हो जाएगा दैट इज 32 ग्राम। सो जो आपका आंसर हो जाएगा दैट इज हाफ ऑफ SO2, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आई डोंट थिंक इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात है या आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही होगी। इसी तरीके के आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, बट गलती
करने वाले कर भी जाएंगे, पर अगर आपने ढंग से समझा है या सुना है तो आप गलती नहीं करोगे, ठीक है। चलिए तो आगे हम बात करते हैं एक नए रिलेशन की, दैट इज डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ अ गैसियस सब्सटेंस। कुछ भी नहीं है, जो हमने आइडियल गैस इक्वेशन बनाई थी, आइडियल गैस इक्वेशन हमने क्या बनाई थी, PV इक्वल टू nRT, बस उसी में थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे लिखता है, बोलता है अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, हमें पता है, अभी अभी हमने डिराइव की, अभी डिराइव की कैसे, PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT एंड PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू nRT, जहां पे R हमारा गैस कांस्टेंट होता है। अब देखो n क्या था मेरा, n बेसिकली क्या होते हैं मेरे मोल्स, और मोल्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ये मैंने लिख लिया वेट अपॉन में मोलर मास, इस ब्रैकेट में रेड ब्रैकेट में मैंने डाल दिया इनटू RT। अब मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड से v को मैं ले गया इस तरफ, जैसे ही v को मैं यहाँ ले गया तो दिस विल बिकम वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम, और वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम को हम बोलते हैं डेंसिटी। तो यहां पर हमारे पास आ गई डेंसिटी, तो मैं वेट अपॉन वॉल्यूम वाला जो फैक्टर है उसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं d से, d यहाँ पर हमारी डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ द गैस। अब यहाँ पे अगर हम इसको फिर इक्वेट करेंगे तो p विल बिकम dRT बाय m, बहुत ही सिंपल सी बात है। और याद रखना m यहाँ पे, m इज नथिंग बट अ मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। अब इसके लिए मुझे डेंसिटी का एब्सोल्यूट फॉर्मूला चाहिए, तो डेंसिटी इज इक्वल टू pm अपॉन RT। देखो बहुत ही आसान सी बात है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट बात नहीं है, यानी कि जो डेंसिटी ऑफ द गैस है वो किस किस बात पे डिपेंड की, वो प्रेशर पे डिपेंड की, साथ ही साथ वो गैस के मोलर मास पे भी डिपेंड कर रही है, ओके, गैस के मोलर मास पे और टेम्परेचर पे, इन तीनों चीजों पे हमारा जो डेंसिटी है ऑफ द गैस इज डिपेंडिंग, ओके। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट द डेंसिटी ऑफ द गैस, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, इट इज वेरी इजी, ठीक। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो आइडियल गैस इक्वेशन हमारी खत्म, उसको रीअरेंज करके हमने सारा कुछ न्यूमेरिकल वगैरह भी किए और उसको समझा भी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ हमारे गैसियस स्टेट के चैप्टर में, इसमें बहुत सारा फिजिकल कॉन्सेप्ट है, फिजिकल सिग्निफिकेंस है, हम एक एक करके सीखते चलेंगे। लॉ का नाम है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं एक बार आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूं, फिर हम इसको जानेंगे, ठीक है। According to this law, total pressure of a mixture of gases is equal to the sum of individual pressure of the gases. Statement सुनने में बहुत ही आसान, बोलता है कि जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर जो भी होगा, टोटल प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ, यानी कि P1 प्लस P2 प्लस P3 सबका सम हो जाएगा हमारा टोटल प्रेशर। अब देखो ये इंडिविजुअल प्रेशर बोलता है कि जो भी गैस है उसका इंडिविजुअल प्रेशर का सम हो जाएगा। एक बात याद रखना, इस इंडिविजुअल प्रेशर जो होता है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। इंडिविजुअल प्रेशर ना बोल के इसको जो दूसरा नाम हम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर इज द इंडिविजुअल प्रेशर, यानी कि जो एक पर्टिकुलर गैस का है, यानी कि प्रेशर ऑफ, लिखा हुआ है हमने प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस, यानी कि एक गैस का प्रेशर, ठीक है। ये बात मैंने वैसे लिख रखी है ऑलरेडी। तो अभी इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए तो बिल्कुल सिंपल, कि जो PT है, PT इज इक्वल टू P1 P2 P3 एंड सो ऑन, P4 एंड सो ऑन, जो भी जितनी भी हमने गैसेस का मिक्सचर लिया है सभी के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर हो जाएगा। अब P1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस, P2 क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकेंड गैस, अब P3 क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ थर्ड गैस, ठीक है ना। ऐसे सबके पार्शियल प्रेशर्स को हम ऐड करते जाएंगे और प्रेशर ऑफ थर्ड गैस, ठीक है, सबके पार्शियल प्रेशर को ऐड करो और वो टोटल प्रेशर बन जाएगा। और एक बात का खास ध्यान रखेंगे, द मिक्सचर शुड बी नॉन रिएक्टिव, यानी कि जो दो गैसेस आपने या दो से ज्यादा गैसेस ली हैं वो आपस में रिएक्ट ना करने लग जाएं। अगर वो आपस में रिएक्ट करने लगेगी तो दिक्कत हो जाएगी। सो द मिक्सचर हैज टू बी नॉन रिएक्टिव गैसेस, यानी कि जो गैसेस का हमें मिक्सचर लेना है वो नॉन रिएक्टिव इन नेचर होना चाहिए, ठीक है। अब अगली स्लाइड खोलने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, उसको जरा ध्यान से सुनना और मन में उसका आंसर सोचना। सवाल ये है कि डाल्टन लॉ ये कहता है कि जो टोटल प्रेशर है दैट इज द सम ऑफ ऑल द प्रेशर, इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ अ गैस, है ना। अब प्रेशर असल में देखा जाए, आपको याद होगा क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स में आपने प्रॉपर्टीज की हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिव। एक प्रॉपर्टी होती है इंटेंसिव और दूसरी प्रॉपर्टी होती है एक्सटेंसिव। अभी आपको शायद याद ना हो बट अभी की आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो प्रेशर है दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नेवर एवर एडिटिव, नेवर एडिटिव। तो अगर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एडिटिव है ही नहीं तो फिर प्रेशर को आप ऐड कैसे कर दिया आपने। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका आप आंसर सोचो और इसी के आंसर देने के लिए हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे।
आप थोड़ा सा खुद भी विचार करो कि प्रेशर को हम ऐड कैसे कर सकते हैं, जब प्रेशर तो ऐड होता ही नहीं किसी भी चीज का, प्रेशर तो ऐड करने की क्वांटिटी नहीं है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसका आंसर सीखने। देखो जरा ध्यान से देखो, पहले मैं इसके लिए आपको एक बार इसका कंप्लीट लॉ समझा देता हूं कि है क्या एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन में देखो क्या बोलता है, मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, ये मैंने कंटेनर ले लिया ए। पार्शियल प्रेशर कहना क्या चाहता है, डाल्टन कहना क्या चाहता है, मैं उसकी बात बता रहा हूं। एक कंटेनर मैंने ले लिया, उसमें गैस है ए, तो उसका जो कोरेस्पॉन्डिंग पार्शियल प्रेशर हो जाएगा, दिस इज पी ए, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर, दिस इज पी ए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसी के अंदर गैस बी को इंट्रोड्यूस कर दिया, इसके अंदर मैंने गैस बी को इंट्रोड्यूस कर दिया। जैसे गैस बी को इंट्रोड्यूस किया, अब बी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पार्शियल प्रेशर आया उसको मैंने बोल दिया पी बी, पार्शियल प्रेशर। अब सवाल यहां पर इतना सा मैं आपसे पूछूं, जब मैंने इसके अंदर बी ऐड किया तो आपको क्या लगता है, क्या किसी भी तरीके से पीए पे फर्क पड़ेगा? क्या पीए आपका चेंज होगा या नहीं होगा? जरा सोचो और दिमाग लगाओ। तो चलिए देखते हैं पीए चेंज होगा या नहीं होगा। अब देखो अगर पीए की मैं बात करूं तो पीए बेसिकली है क्या, हम जानते हैं कि जो इक्वेशन है दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अगर मुझे यहां से पीए चाहिए तो क्या मैं लिख सकता हूं NaRT बाय वी। अब देखो Na क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, आर कांस्टेंट, टेम्परेचर भी जो ले रखा है बीकर का वही है, और वॉल्यूम भी वही रही। यानी कि बी के आने से इनमें से आपको लगता है कि कोई फैक्टर चेंज हुआ? इनमें से कुछ भी चेंज नहीं हुआ। सो यानी कि एडिशन ऑफ बी, addition of gas B does not change PA, यानी कि वो PA को चेंज नहीं करने वाला है, क्योंकि PA में तो जितने भी फैक्टर्स हैं यानी कि NaRT अपॉन V वो चेंज हो ही नहीं रहा है। अब उसी के कोरिस्पॉन्डिंग PV का भी अगर मुझे प्रेशर लिखना हो तो दैट विल बिकम NBRT अपॉन V। अब दिस इज इक्वल टू टोटल प्रेशर अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ। अब इसको अगर हम सॉल्व करें और इसको अगर हम देखें तो ये क्या बन गया, अब P टोटल हो गया, मैंने यहां से RT अपॉन V कॉमन ले लिया क्योंकि V इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, उसी कंटेनर में हमने बी को ऐड किया, वॉल्यूम ऑफ बीकर या कंटेनर व्हाटएवर, ठीक है। वी कॉमन Na प्लस NB, ये हमारा आ गया। तो असल में देखो हमने यहाँ पे प्रेशर्स को ऐड नहीं किया, हमने जो ऐड किया है असल में हमने मोल्स को ऐड किया है। इस बात का खास ध्यान रख लो कान खोल के, इसमें आप एक्चुअल में मोल्स को ऐड कर रहे हो, बिकॉज वॉल्यूम इज कांस्टेंट, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम मोल्स को ऐड कर रहे हैं, हम प्रेशर्स को ऐड नहीं कर रहे हैं। हाँ, उसका रिजल्टेंट जो चीज निकल के आ रही है दैट इज प्रेशर, क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है दैट इज नथिंग बट पी, बट असल में ऐड तो आपके मोल्स ही हो रहे हैं। तो इसीलिए यहां पर हमने क्वेश्चन भी दिया है कि प्रेशर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इन दिस लॉ वी आर एडिंग प्रेशर। हाउ? तो हाउ में आपका सिंपल सा आंसर है वी आर एडिंग, हम असल में जो ऐड कर रहे हैं एडिंग द नंबर ऑफ मोल्स, हम मोल्स को ऐड कर रहे हैं ना कि प्रेशर को। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये हालांकि इस चीज को मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, सेपरेट वीडियो विल बी देयर फॉर इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड वीडियो मुझे आप याद दिलाएंगे कमेंट सेक्शन में। डिटेल्ड वीडियो बनेगी इंटेंसिव एक्सटेंसिव, वहां पर हम इसका पूरा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करेंगे कि ये होता क्या है। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, किसी भी किताब में इंटेंसिव एक्सटेंसिव ऐसा नहीं मिलेगा। जैसा कि मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा डिटेल ट्रीटमेंट करेंगे कि इंटेंसिव है क्या। असल में इंटेंसिव, अगर मैं आपको एक हिंट दूं तो इंटेंसिव इज बेसिकली द रेशो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये मैंने एक स्टेटमेंट बोल दी है, इसकी पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन आप दोबारा रिपीट जाकर स्टेटमेंट सुन लीजिए मैंने क्या बोला है। इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन हम अगली एक डिटेल्ड वीडियो में करेंगे इंटेंसिव एक्सटेंसिव की, ठीक है। तो वहां पर आपको इस बात की और समझ आएगी कि हमने यहाँ प्रेशर्स को कैसे ऐड कर दिया। ओके, अभी के लिए याद रखेंगे कि प्रेशर्स नहीं ऐड हुए हैं, मोल्स ऐड हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमें मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देनी हो डाल्टन्स लॉ की तो उसको मैं कैसे दे सकता हूं। अब देखो P1 अगर मान लीजिए कोई भी प्रेशर था, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 दैट इज इक्वल टू, क्योंकि जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो यही है कि द पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ A इनटू P टोटल। अब ये क्या चीज हो गई हमारे पास, दिस इज नथिंग बट मोल फ्रैक्शन। N1 is the number of moles of 1, NT is the total number of moles into PT. PT is the total pressure. This is total pressure. Okay, total pressure. Similarly P2 के लिए भी मैं सेम स्टेटमेंट दे सकता हूं। अब यहां पर एक बात का ध्यान रखेंगे, इस चीज को मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं कि क्या ये वाली जो स्टेटमेंट हमने लिखी कि इसमें कितनी वैलिडिटी है, इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं आपको। तो हम मान के चल लेते हैं कि PA is equal to PT into XA।
सिंपल सी बात है। अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, अब पीटी को मैं क्या लिख सकता हूं, पीटी को मैं लिख सकता हूं Na प्लस एनबी सब कुछ इंटू आरटी अपॉन वी, क्योंकि दिस इज नथिंग बट एनटी। ओके, अब यहां पे ये एनटी जो है, इस वाले फैक्टर को मैंने पीटी को मैंने खोल के ये लिख लिया बड़ा ब्रैकेट रेड वाला, और ये पर्पल ब्रैकेट में ये मैंने क्या लिख लिया, दिस इज एक्स है, एक्स इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो यहाँ पे कटा क्या क्या, ये वाला जो ऊपर वाला न्यूमिनेटर है डिनोमिनेटर से यहां से कट गया जो मैंने ग्रीन से काटा। अब यहां पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो कुल मिला के सॉल्व करके क्या आ गया, ध्यान से देखो जरा, ध्यान से सॉल्व करो इसको, तो दिस विल बिकम एन ए बचा यहाँ पे Na RT बाय V, और NaRT बाय V को ही हम क्या बोलते हैं, दिस इज PA, यानी कि जिस LHS से हमने शुरू किया था RHS भी हम उसी पे ले आए। तो ये मैं स्टेटमेंट कुल मिला के लिख सकता हूं दैट PT यानी कि partial pressure of a gas is equal to total pressure into mole fraction of the gas. This is the most important statement. इसको आप गांठ बांध लेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे, ये स्टेटमेंट, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ बेसिकली द डाल्टन्स लॉ। ओके, बहुत ही आसान है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट बात नहीं है। तो हम लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर, इसको स्टेटमेंट में देना हो तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू, इसको आप स्टेटमेंट दे सकते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, इसका आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमारे पास एक न्यूमेरिकल आ गया है, इस न्यूमेरिकल को ध्यान से समझेंगे और बहुत ही बढ़िया शानदार एकदम न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को आज हम करते हैं और इसको परफॉर्म करते हैं कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। इन अ गैसियस मिक्सचर ऑफ 16 ग्राम O2, यानी कि 16 ग्राम तो हमने O2 ले रखी है, 18 ग्राम वाटर एंड 56 ग्राम N2 एट 298 केल्विन। ओके, कहता है एक बीकर है हमारे पास, बीकर में हमारे पास 16 ग्राम तो O2 है, बिल्कुल सही बात है, 18 ग्राम पानी है, 18 ग्राम H2O। अब एक बात को यहां पर आप ध्यान से देखो और ध्यान से सुनना जरा इस बात को कि 18 ग्राम H2O की जो इसने बात की है, इसने वो बात की है 298 केल्विन, यानी कि H2O जो 298 केल्विन यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी, आपको पता है कैसा होगा भैया, लिक्विड। दिस इज नॉट ए गैस, दिस इज नॉट अ गैस, यानी कि पानी मैंने ये बना दिया, इसी बीकर के अंदर लिक्विड हमारे पास कुछ वाटर है और ऊपर गैस है हमारी O2, और साथ ही साथ इसमें एक और चीज ले रखी है हमने 56 ग्राम ऑफ N2, यहां पर वी हैव 56 ग्राम N2। ठीक है, ये सब चीजें हैं, ये जो गैसेस हैं मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, ये ग्रीन वाली जो है ये हमारी गैसेस हो गई। ओके, ये गैसेस हो गई हमारे पास, ये ग्रीन पेन से जो मैंने दिखाई है। ओके, गैसेस में कौन कौन है हमारे पास, N2 भी है और O2 भी है। ठीक बात, बोलता है कि कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 निकालना है इफ द टोटल प्रेशर, इफ आएगा, इफ टोटल प्रेशर इज पीटी, पीटी हमारा टोटल प्रेशर है, और यहां पर 298 केल्विन पे एक्वस टेंशन हमें दे रखा है, एक्वस टेंशन ऑफ वाटर एट 298 केल्विन इज P0W। अब इस बात का क्या मतलब है, इस बात को सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है यहां पर, इस चीज को हम सीखते हैं एक बार। ठीक है, अब एक बात को याद रखो, अगर मैं इस वाले एरिया में बात करूं, इस वाले एरिया को मैं अलग से मार्क करके दिखाता हूं, ये एरिया है जहां पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास गैसेस है, ये जो मैंने मार्क करके दिखा दिया आपको, इस एरिया में हमारे पास गैसेस हैं, जो मैं पर्पल से मार्क करके दे रहा हूं आपको, इधर ही हमारे पास गैसेस हैं। ओके, अब इस गैसेस वाले एरिया में हम जानते हैं कि हमारे पास O2 है और N2 है। अब एक तो तरीका है क्वेश्चन को करने का, क्या, अब देखो यहाँ पे P टोटल इज दिस, अब P टोटल इज नथिंग बट इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, और हमें निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 निकालना है। अब देखने से तो बड़ा इजी लग रहा है कि तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज नथिंग बट इक्वल टू P टोटल माइनस P ऑफ N2। बहुत ही आसान सी बात है, इसमें है क्या, इसमें करना ही क्या है, लेकिन एक बात आप यहाँ पे भूल रहे हैं जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन की थी लेक्चर 2 में, उस टॉपिक का नाम था वेपर प्रेशर। यस, वेपर प्रेशर नाम की आप एक चीज को यहाँ पे भूल रहे हैं, उसको याद रखो, उसको ध्यान दो। असल में जो एक्वस टेंशन होती है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। उसने मुझे जानबूझ के एक्वस टेंशन दी है क्वेश्चन में। एक्वस टेंशन देने का क्या मतलब है, अब देखो पानी 25 डिग्री पे, पानी इज अ वोलेटाइल लिक्विड, तो ये जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा लिक्विड के साथ और वेपर के साथ, यानी कि ये जो मैं रेड पेन से दिखा रहा हूं इसके अंदर, ये है मेरे वाटर के मॉलिक्यूल्स जो कि इस समय गैसियस फेस में है, और उसका जो वेपर प्रेशर है वो भी कंट्रीब्यूट करेगा टोटल प्रेशर में। तो यानी कि यहां पर जो हमारा P टोटल होगा दैट इज P ऑफ O2 प्लस P ऑफ N2 प्लस
द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर, और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज नथिंग बट एक्वस टेंशन। इसको मैं दूसरा नाम इसका मैं लूंगा एक्वस टेंशन। ये हमें एक्वस टेंशन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ध्यान रखना। तो P ऑफ O2 क्या आ जाएगा यहाँ पे, दैट विल बी इक्वल टू PT माइनस P ऑफ N2 एंड माइनस एक्वस टेंशन। जो भी वैल्यू आपको दे रखी है उसको आप माइनस करोगे, अब वैल्यूज के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, PT माइनस P ऑफ N2 माइनस P नॉट ऑफ W। इस बात को खास एकदम खासम खास ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीज अक्सर लोग गलत करते हैं। एक्वस टेंशन जो यहां पर दे रखी है इसका यूज है, ये फालतू में नहीं दे रखी है। दिस इज बेसिकली एक्वस टेंशन फॉर द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर एट 298 केल्विन वोलेटाइल लिक्विड है, हमेशा वेपर फेज में भी कुछ तरीके से एग्जिस्ट करेगा, जिसकी वजह से यहां पर आपको पार्शियल प्रेशर मिलेगा। ओके, वेरी सिंपल, बट समझने तो समझ, अगर आपको इस बात का पता है तो ही सही कर पाओगे, अदरवाइज गलती जरूर कर सकते हो इसमें आप। ठीक है, अब इसमें आप वैल्यूज को पुट करना, आंसर निकाल के देख लेना जो भी आंसर आएगा। अदरवाइज मेरे ख्याल से इन्होंने एक ये एक्सप्रेशन के फॉर्म में पूछा है, तो हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी चीज को मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहता हूं, जो मैंने अभी आपको ये बात बताई है। एक एक्सपेरिमेंट यहां पे हम कंडक्ट करेंगे, बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट हम यहां पे कंडक्ट कर रहे हैं, देखो एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा है। यहां पर एक्सपेरिमेंट में हमने यहां पर इस वाले में KClO3 ले रखा है। KClO3 को हम हीट कर रहे हैं, ये मैं हीटिंग कर रहा हूं, ये नीचे बर्नर बना दिया मैंने, इसको मैं यहां पे हीट कर रहा हूं। जैसे ही मैंने इसको हीट किया, इसको जैसे ही आप हीट करते हो तो ये वाला जो रिएक्शन है वो ब्रेक होता है, एंड दिस रिलीजेस, इसके ब्रेक होने पे ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन दिस कंपाउंड इज हीटेड। ओके, अब ऑक्सीजन के जो ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन के जो गैस है, ये रेड पेन से जो मैं दिखा रहा हूं, दिस इज द ऑक्सीजन गैस, जो कि यहां से आई इस तरीके से आई और ये आई। ये जो है एक बीकर में मैंने इस ऑक्सीजन गैस को पास करवाया, जिसमें क्या है हमारे पास, वाटर। ठीक है, अब ये जो मैं दिखा रहा हूं, ये रेड पेन वाले जो ये गोल गोल हैं, इसके अंदर दीज आर द O2 गैस बबल्स, क्योंकि O2 गैस को मैं इसके अंदर इवॉल्व कर रहा हूं। अब यहां से O2 गैस निकलेगी और ऊपर आ जाएगी। जो मैंने रेड वाले दिखाए, ये सारे के सारे आज भी O2 गैस के बबल्स हैं। ठीक है, O2 गैस बबल्स, लेकिन साथ ही साथ फिर से वही बात, वाटर जो है दैट इज अ वोलाटाइल लिक्विड। वोलाटाइल लिक्विड होने के साथ साथ इसका क्या होगा, इसका होगा आपका वेपर प्रेशर। दिस हैज सम वेपर प्रेशर व्हिच यू हैव टू कंसीडर। सो द वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम में, क्योंकि वेपर फेज के साथ है, तो यहां पर जो P टोटल होगा वो आज भी क्या होगा, P टोटल इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द गैस प्लस वेपर प्रेशर। साथ में वेपर प्रेशर को जरूर लेना है, तो प्रेशर ऑफ गैस आपका क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू P टोटल माइनस वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन। ये डिवाइड का साइन नहीं है, ये एक्वस टेंशन, वेपर प्रेशर हो या एक्वस टेंशन हो, कुछ भी कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास, ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, इसका ध्यान से सुनो। मान लीजिए आपको एक न्यूमेरिकल दे रखा है, वहां पे P ऑफ O2 की आपको जरूरत है, तो फिर आप P ऑफ O2 जो है वो डायरेक्ट यहाँ P टोटल नहीं लोगे, उसको माइनस करोगे। उसमें इसको कैसे करोगे, P टोटल माइनस वेपर प्रेशर करोगे, तब जाके P ऑफ O2 मिलेगा। और P ऑफ O2 को ही इस न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हो। इस न्यूमेरिकल में ये जो प्रेशर होता है, ओनली द प्रेशर ऑफ द गैस, नॉट द पार्शियल प्रेशर। यहां पार्शियल नहीं आएगा, ये यहां पे आएगा वेपर प्रेशर, नॉट द वेपर प्रेशर। ये वाला जो P होता है यहां पर, ये असल में प्रेशर ऑफ गैस होता है, ये वेपर प्रेशर नहीं होता। इसको वेपर प्रेशर नहीं बोलते, ये प्रेशर ऑफ गैस है जो कि आप यहां पर लोगे। वेपर प्रेशर यहां पर वर्क नहीं करता। दिस P इज नथिंग बट प्रेशर ऑफ द गैस, नॉट द वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ये नहीं होता, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, दिस इज नॉट द वेपर प्रेशर। ओके, तो ध्यान रखना इस बात का। इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में, ये छोटी छोटी बातें जो होती है लोग मिस करते हैं और गलती करके आ जाते हैं। ठीक है, सब टॉपिक आपको सब पढ़ा देंगे भाई, टॉपिक कोई मुश्किल नहीं है, क्लास 11वीं का टॉपिक है, कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं से भी पढ़ सकते हो, खुद भी किताब पढ़ोगे तो भी आ जाएगा। पर ये छोटी छोटी बातें जो है ना, यही आपके नंबर, यही आपकी रैंक या तो ऊपर लेके जाएगी या नीचे डुबो देगी। तो बस ये छोटी छोटी बातें, ये फिजिकल सिग्निफिकेंस समझना जरूरी है मेरी क्लास में, मैं इन चीज में बहुत विश्वास रखता हूँ। ठीक, चलिए जल्दी से हम करते हैं यहाँ पर तड़कते भड़कते कुछ न्यूमेरिकल्स। एक ये न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इस न्यूमेरिकल को हमें करना है, इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। बोलते हैं अनियॉन डाइऑक्सीजन मिक्सचर कंटेन्स 70.6 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन यानी कि O2 की बात चल रही है, एंड 165 ग्राम ऑफ नियॉन if the pressure of the mixture of the gas in the cylinder is 25 bar। यानी कि जो 25 बार आपको दे दिया, ये PT का वैल्यू दे दिया, ये 25 बार इज नथिंग बट PT का वैल्यू। व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइऑक्सीजन, यानी कि आपसे यहाँ पे मांगता है
partial pressure of oxygen and neon, partial pressure of neon भी बता दो इसको in the mixture। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बताओ कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, पर बस इसको अब हम सॉल्व करेंगे। देखो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। मोल्स ऑफ O2 निकालने के लिए क्या करेंगे, मास ऑफ O2, मास ऑफ O2, मास ऑफ O2 देखो कितना दे रखा है आपको यहाँ पे, डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो मास ऑफ O2 यहाँ आपको दे रखा है 70.6 ग्राम, 70.6 ग्राम डिवाइडेड बाय 32 ग्राम मोल इनवर्स। तो यहां से ये आ जाएगा सॉल्व होके, दिस विल कम आउट टू बी 2.21 मोल्स, 2.21 मोल। सॉल्व करके देख लो। और सिमिलरली मोल्स ऑफ Ne भी हम निकालेंगे। Ne के मोल्स के लिए गिवन मास इज 167.5 डिवाइडेड बाय इसका जो मोलर मास हमें दे रखा है दैट इज 20। सॉल्व करोगे तो दिस विल बिकम 8.375 मोल्स। ठीक है, ये आगे दोनों के मोल्स, लेकिन हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हम निकालते हैं, सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन निकाल लेते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय n टोटल। दिस विल बिकम 2.21 डिवाइडेड बाय 2.21 प्लस 8.375। इसको आप सॉल्व करेंगे तो दिस विल बिकम 0.21। सिमिलरली इसके बाद आपको x ऑफ Ne चाहिए, तो दिस विल बी 1 माइनस 0.21, 1 में से माइनस करेंगे 0.79। ये आ गया आपके पास पार्शियल मोल फ्रैक्शंस आ गए। अब पार्शियल प्रेशर बहुत इजी, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सो P ऑफ O2 विल बिकम x ऑफ O2 इनटू P टोटल, यानी कि 0.21 इनटू 25। इसको आप सॉल्व करेंगे सो दिस विल कम आउट टू बी 5.25 बार। ये आपका आ गया। बस अब यहां से P ऑफ Ne चाहिए, तो इसको 25 में से माइनस कर लो, 25 माइनस 5.25 बार, तो दिस विल कम आउट टू बी 19.75 बार। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था पूरे क्वेश्चन में, लेकिन जल्दी से जल्दी आपको इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में करने आने चाहिए। ठीक है, हाँ तो अब हमारे सामने है एक और न्यूमेरिकल, बहुत ही आसान सा है ये भी। इसको आप एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 30 सेकंड्स में आपको दूंगा, क्वेश्चन को कर भी लीजिए। बोलता है कि व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, रेड येलो एंड ग्रीन। अब देखो ये बीकर है, बीकर में हमारे पास रेड भी है, येलो भी है और ग्रीन भी है, दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला बीकर जिसको मैंने मार्क कर दिया। अब इसमें इफ द टोटल प्रेशर ऑफ इनसाइड द कंटेनर इज 600, बहुत ही आसान। अब देखो सबसे पहले हम काउंट करेंगे कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब मैं बात करूं तो हमारे पास टोटल पार्टिकल्स कितने आ गए यहाँ पे, 12 पार्टिकल्स, 12 पार्टिकल्स की बात चल रही है। 12 पार्टिकल्स का जो टोटल प्रेशर है दैट इज 600 mm Hg। ओके, एक बात याद रखना कि ये बात हम जानते हैं कि जो प्रेशर है अल्टीमेटली वो सिर्फ नंबर पे डिपेंड कर रहा है, हर बार हमने देखा। तो यानी कि इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो 1 पार्टिकल, अगर 12 पार्टिकल का 600 है तो 1 पार्टिकल का कितना हो गया, उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे, दैट इज 50 mm Hg। ये हो गया हमारा प्रेशर ऑफ 1 पार्टिकल। अब अगर पी रेड की बात करें तो पी रेड देखो जल्दी से, पी रेड काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 पार्टिकल, एक पार्टिकल का 50, तो पी रेड का जो प्रेशर हो गया दैट इज 300 mm। बहुत ही आसान। सिमिलरली अगर पी येलो की बात करें तो पी येलो अगर देखो कितने पार्टिकल है पी येलो वाले, 1 और 2, 1 और 2 यानी कि 2 इंटू 50, 2 इंटू 50 आप करोगे सो दैट इज ओनली इक्वल टू 100 mm। और अगर मैं बात करता हूँ पी ग्रीन की, तो पी ग्रीन आपको दिख रहा होगा कि पी ग्रीन यहाँ पर 4 है, तो 4 इंटू 50 दैट इज इक्वल टू 200 mm ऑफ Hg। ठीक है, ये सारे के सारे ये हमारे प्रेशर हो गए अलग अलग कलर की बॉल्स की। इस तरीके के आसान न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते रहते हैं। एग्जाम देखो आसान ही आता है, बस वहां पर आपसे नहीं हो पाता है, पता नहीं क्यों। तो क्वेश्चन को जितना ज्यादा अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप इन न्यूमेरिकल्स को कर पाओगे। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल हम करते हैं और उसके बाद हम आज का लेक्चर अपना यही समाप्त करते हैं, ऑलरेडी काफी सारा हो गया है। ठीक है, क्योंकि देखो 1 घंटे 50 मिनट से ऊपर वीडियो आप देखोगे भी नहीं, और इसलिए मैं बनाता भी सिर्फ इतनी लंबी हूं ताकि आप देख भी लो और समझ भी लो, है कि नहीं। चलिए एक लास्ट न्यूमेरिकल हम करेंगे और उसके बाद फिर हम अगले लेक्चर में अगला टॉपिक करेंगे। ठीक है ना, ओके। तो क्वेश्चन देखो हमें क्या कहता है, क्वेश्चन बड़ा ही आसान, बोलता है कि व्हाट विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ 3.2 gram of methane and 4.4 gram of carbon dioxide contained in 9 decimeter cube flask at 27 डिग्री सेल्सियस। इतना इजी क्वेश्चन, हमें प्रेशर बताना है कि भाई कितना प्रेशर इन दोनों गैसेस का मिक्सचर जो है वो एक्सर्ट करेगा। तो आप जानते हो कि ऐसी आइडियल गैस इक्वेशन की P इज इक्वल टू nRT अपॉन V।
अभी अभी पढ़ी हमने। अब n को मैं क्या लिख सकता हूँ, गिवन मास अपॉन मोलर मास RT अपॉन V। अब देखो मैंने मास में इसलिए चेंज कर लिया क्योंकि आपको मास दिया है 33.2 ग्राम या 4.4 ग्राम, ये आपको मासेस दिए हुए हैं, इसीलिए मासेस में डील हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेशर ऑफ मीथेन निकाल लेते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 3.2। अब मीथेन का जो हमारे पास मोलर मास होता है दैट इज 16, ये हमने पुट कर लिया। R की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 0.0821, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो डेसीमीटर में दे रखी है, डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू लीटर ओनली। ओके, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, यूनिट साथ में लिखोगे, अच्छी आदत है। इनटू, अब टेम्परेचर आपको कितना दे रखा है 300, क्योंकि 27 को मैंने केल्विन में चेंज कर लिया। ओके, डिवाइडेड बाय 9 लीटर। इसको आपने सॉल्व किया तो दिस विल बिकम 0.55 एटमॉस्फेयर। ये आपकी आ गई प्रेशर वैल्यू। दिस इज द प्रेशर वैल्यू फॉर मीथेन। अब मीथेन के साथ साथ इसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सो प्रेशर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालेंगे। दिस इज 4.4 डिवाइडेड बाय, इसका मोलर मास इज 44 ओनली, इनटू 0.0821 इनटू 300। अब देखो वॉल्यूम हमारी उतनी ही रहेगी क्योंकि वॉल्यूम तो सेम ही है ना, एक ही कंटेनर में दोनों चीजें हैं, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो दिस विल बिकम 0.27 एटमॉस्फेयर। तो ये आ गए दोनों पार्शियल प्रेशर्स। अब आपको क्या पूछा, टोटल प्रेशर बताओ, कुछ रह गया इस क्वेश्चन में। P total is the sum of partial pressure, that is P of CH4 plus P of CO2, so that will become, इनको आप दोनों को जोड़ोगे तो this will become 0.82 atmosphere. So this is our answer. इसी के साथ हम अपना आज का लेक्चर करते हैं समाप्त। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया, कुछ भी डाउट है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, कमेंट्स में आप डाउट्स पूछिए। और चैनल के अबाउट में मेरा फोन नंबर भी अवेलेबल है, वहां जाइए और मेरा नंबर आप ले लीजिए वहां से, और मुझे आप अपने डाउट्स व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, बहुत जल्दी चैप्टर खत्म होगा तो मैं आपको इस चैप्टर की एक असाइनमेंट दूंगा। वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन मैं साथ ही साथ कराऊं, क्योंकि मुझे पता है आप में से कोई भी बाद में असाइनमेंट नहीं करता है। ठीक है, तो साथ साथ हो जाए तो अच्छा है, साथ साथ जितने क्वेश्चन करोगे उतनी अच्छी बात है, इस बहाने तुम्हारे नोट्स में क्वेश्चन इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, ओके। अगर आप लोग सीधा लास्ट में आ गए हैं विदाउट वॉचिंग द कंप्लीट लेक्चर तो वो गलत है। प्लीज वॉच द कंप्लीट लेक्चर, बिकॉज लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप मिस कर दोगे, और वही चीजें एग्जाम्स में आती हैं। वी हैव डन सो मेनी गुड फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेरियस टर्म्स, गैस कांस्टेंट एंड एवरीथिंग, जो कि आपको किताबों में नहीं मिलेगा। द लेक्चर इज अ वेरी गुड कलेक्शन ऑफ ऑल द गुड बुक्स, ऑल द इंपॉर्टेंट बुक्स, तो आप उसको प्लीज पूरा देखिए। तो दैट वाज द लेक्चर जो अभी आपने देखा। जिन लोगों ने पूरा देखा बहुत अच्छी बात है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करेंगे, और हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। हम मैक्सवेल इक्वेशंस की बात, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की बात करेंगे हम गैसियस स्टेट में। तो इसी तरीके से हम 4 to 5 लेक्चर्स हम और डालेंगे, बिकॉज मैं गैसेस को पूरी तरीके से डिटेल में पढ़ाना चाह रहा हूँ, और डिटेल्ड एनालिसिस ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उससे आप ज़्यादा सीख पाओगे। थैंक यू सो मच।